सब्जेक्ट जो इस बार है, जो जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, वो है मोदी गवर्नमेंट। और जो बहुत सी सर्वे जो आजकल आ रही हैं बीजेपी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर कि वेदर वो जीतेंगे, हारेंगे, आगे क्या होगा। बहुत अच्छी है, दुरुस्त बात है। बिकॉज मोदी जी जो हैं ये इंडिया के सर्वोच्च लीडर हैं और बहुत सालों बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद और फिर राजीव गांधी के बाद, एक ऐसे लीडर आए हैं जिनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। और एक पहली बार ये एक मौका मिला है हिंदुत्व पार्टी को कि हिंदूज को का एजेंडा आगे बढ़ाया जाए। नेहरू जी पावर में रहे पर उन्होंने हिंदूज को तकरीबन दबा के ही रखा, और जिसको कहते हैं माइनॉरिटी वोट बैंक, ये उन्हीं के टाइम से चल रहा है। राजीव गांधी जी ने अच्छा काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक क्रूशल मोमेंट के ऊपर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को निगेट करके एक जो लॉ था उसको चेंज कर दिया। उसके ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, बिकॉज ये सब चीज़ें तकरीबन 35-40 साल पुरानी हो गई हैं एंड कोई मकसद नहीं होगा कि हम उनके बारे में बात करें। पॉइंट अब ये आता है कि मोदी जी पावर में आए, बीजेपी पावर में आई 2014 में, और उस टाइम इनकी 282 सीट थी। 2019 की इलेक्शन फिर से हुई और बीजेपी को 303 सीट मिल गई। और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी जिनकी काफ़ी सारे सीटें थी, उनकी 2014 में, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी की 44 सीट्स आई और फिर उनकी जोड़ तोड़ करके 51 सीट्स के करीब आई 2019 की इलेक्शन। पर बहुत से लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो लेफ्ट फ्रंट के लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वो फील करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आने से हिंदुस्तान की छड़ी है दुनिया में, वो खराब हो गई है। अब ये कैसी इनकी राय है ये तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं सारी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। मैं यूएई में भी गया हूँ, अमेरिका में भी गया हूँ और सिंगापुर में भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, पर मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी फील करता है कि मोदी गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट की छड़ी खराब हो गई है। ऑन द कंट्रेरी, लोग फील करते हैं कि मोदी जी आने से इंडिया की इज्जत बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और एटलीस्ट अभी ऐसा है कि हम जवाब तो देते हैं। पहले तो कोई हमें अगर पत्थर भी मारता था तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। 62 में चाइनीज़ ने, आपको जानते हो क्या किया, और फिर भी हम चाइना से डर के ही रहते रहे, बजाय कि कोई इच्छा हो कि हम चाइना को अपोज करें या उनको मैच करें। वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और जो चाइना अगर थोड़ी थोड़ी टेरिटरी लेता जाता था तो इंडिया एग्री कर लेता था। एंड आप जानते होंगे कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, शायद 2005 या 6 में, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि चाइना बहुत पावरफुल नेशन है और हम उनको अपोज नहीं कर सकते। ये तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, और ये सब चेंज किया है मोदी जी ने, और लोगों को बाहर भी पता चला है कि इंडिया अब कुछ इम्पोर्टेंट नेशन बन गया है। पॉइंट ये है कि हर एक चीज़ जो है वो प्लस और माइनस में नहीं देखी जाती, और हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। एंड अब बहुत सी सर्वेज आ रही हैं। एक सी वोटर सर्वे है जो मैं अभी देखी थी, और फिर टाइम्स की ओपिनियन पोल भी है। और ये सब जो पोल है ये रिप्रेजेंटेटिव पोल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जानिए कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है, और वो 140 करोड़ की क्या राय है, क्या वो सोचते हैं, ये तो कोई भी नहीं जान सकता। ये कोई छोटी सी कंट्री नहीं है जिसमें 20-25 लाख लगे और ओपिनियन पोल ले सकते हैं। यहाँ की सारी ओपिनियन पोल जो हैं ये फिक्स्ड होती हैं, और ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या कहना है, और वो ऐसे शुगर लगा के या चीनी लगा के, नमक लगा के, वो उसी को प्रोपेगेट करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत सी अब सर्वे आ रही हैं जो एग्री करते हैं कि मोदी तो
सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर लीडर है इंडिया में, पर वो इम्पोर्टेंस देते हैं कांग्रेस को भी। एंड एक सर्वे में, अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे जी कांग्रेस की अब 125 से 150 सीट आ जाएंगी। कैसे आएंगी ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, पर लेट मी टेल यू कि मैंने भी कुछ सर्वे किए हैं अपने आप सारे हिंदुस्तान में अपने सोर्सेस के मुताबिक, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की 40-45 सीट से ज़्यादा आ सकती हैं। बीजेपी का तो कोई मुकाबला करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर सकता इस वक्त। और 2024 की जब तक इलेक्शन आएगी, मेरे ख्याल में बीजेपी की सीटों में और सुधार आएगा। एंड मेरे ओपिनियन में ये 303 सीटें जो इन्होंने 2019 में भी जीती थी, ये मेरे ख्याल में 335 या 340 के करीब पहुंच जाएंगी, और ये उतनी ही सीटें बन जाएंगी जितनी की कांग्रेस पहले जीतती थी जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेहरू ने 3 इलेक्शन जीते, 51, 56 और 61, और तकरीबन 350 सीट हर बार वो जीत जाते थे। लोगों को कोई अंदाज नहीं था कि नेहरू जी हिंदुस्तान को कितना बेच रहे हैं चाइना के विरुद्ध। बहुत से एरिया जो हजारों किलोमीटर थे इन्होंने चाइना को दान कर दिए, आइलैंड्स जो थे कुछ बर्मा को दान कर दिए, और हर एक जगह इन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच लगाया। ये सोचते थे कि मैं बहुत एक बड़ा थर्ड वर्ल्ड लीडर बन गया हूँ, पर वो थर्ड वर्ल्ड लीडर जो है वो देखा कि उसकी तो टांगें जो थी वो मिट्टी की थी और वो पानी में ढह गई। अभी मोदी जी पावर में हैं, एंड मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत सी गलतियां हैं, बिकॉज वो एक बात तो फैक्ट है कि हिंदूज का एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ ये आपकी राय है कि ये गलत है या ठीक है, पर ये तो फैक्ट बात है। और इसमें एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस भी है, क्योंकि पहली बार 1000 साल में हिंदू जो है एक ऐसी पोजीशन में आए हैं जिसमें वो अपने आप को एजर्ट कर सकते हैं, अपना जो हक मांग सकते हैं। अभी तक हिंदूज को कहते हैं कि पहाड़ी झेलते थे, पत्थर पकड़ के रखते थे, अब वो एटलीस्ट वो पत्थर हट गया। एग्जाम्पल देखिए जी, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट लेके आए, पर मुस्लिम रिफॉर्म नहीं किया पर्सनल लॉ को। क्यों नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं है। जब इंडिया ने गोवा को लिबरेट किया था तो पोर्चुगीज ने गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रखी थी, जहां ये 4 शादियां वगैरह ये सब वैलिड नहीं थी। उस टाइम कुछ लोगों ने कहा कि ये जो इंडिया के लॉ है सारे गोवा में लग जाने चाहिए, यानी ये पोर्चुगीज जो सिविल कोड है ये खत्म कर देनी चाहिए। पर थैंक गॉड वो नहीं हुआ, और इंडिया चाइना में फंस गया और चाइना से लड़ाई हो गई और ये बात वहीं की वहीं रह गई, और अभी भी वहाँ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अगर गोवा में हो सकती और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ खुशी से रह सकते हैं, मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है कि अगर इंडिया में यूनिफॉर्म कोड आएगी और वो रह सकते हैं। हिंदूज अब दबे नहीं रहेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, ये आप गलत समझें या राइट समझें, ये थिंकिंग में है, पर 1000 साल तक ये भी एक फैक्ट बात है कि हिंदूज 200 साल मुस्लिम रूल को छोड़ के जिजिया टैक्स देते थे। अरे भाई क्यों जिजिया टैक्स देना है? क्यों जी? आप तभी अपनी हिंदू रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं जब तक आप जिजिया टैक्स देंगे। अपने ही देश में हिंदू जो थे ये एक तरीके से नौकर बन के रह गए। थोड़े बहुत राजा वाजा थे जिनको वो राज दे देते थे, जैसे एक लड्डू देते हैं किसी को और वो खुश होकर कहते थे हाँ हाँ बहुत अच्छा है, और शहनशाह शहनशाह तो दिल्ली में बैठते थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो रूल ख़राब था या अच्छा था, मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि हिंदू जो थे उनकी कोई से नहीं थी पॉलिटिकली तकरीबन 1000 साल तक। और इवन 47 में जब इंडियन गवर्नमेंट बनी
तो पहले तो 3 साल इंडिया डोमिनियन स्टेटस ही था और गवर्नर जनरल जो था वो लॉयल होता था किंग को, जो इंडिया में अपॉइंट होता था। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे और फिर सी राजगोपालचारी थे, गवर्नर जनरल बने इंडिया के। देवर सबके सब जो थे ये ओथ जो लेते थे ये किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए तरफ से लेते थे। 1950 में इंडिया रिपब्लिक बन गया, पर इंडिया ने वो जो 1000 साल का जो एक तरीके से कहते हैं हैंगओवर था वो खत्म नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट 50-60 साल तक कांग्रेस पावर में रही, वो पॉलिसी चलती रही। एग्जाम्पल ये है कि हिंदू जो मंदिर हैं उनके लिए तो आपने लॉ बना दिया और कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया, पर जो मुसलमान रिलीजियस प्लेसेस थी वो एक कोई वक्फ बोर्ड है वो उन चलाता रहा। और अब भी सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट लैंड जो इंडिया में ओन करते हैं ये वक्फ बोर्ड ओन करते हैं। वो मदरसा स्कूल बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, पर उनमें राष्ट्रीय और हिंदुस्तान की ग्लोरी की बातें बताने चाहिए, वो तो बताते नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वोटिंग सर्वेज आ रही हैं इनको हम दुरुस्त माने या इनको क्या समझें। मेरे ख्याल में इनको आप सुनिए, बिकॉज कोई आपके पैसे नहीं लगते इनकी रिपोर्ट सुनने के लिए, पर उसमें ये है कि सुन के उसको कान से निकाल दीजिए, बिकॉज इनका कोई मतलब नहीं है। अभी इस वक्त जो मेरी राय है बीजेपी असेंडेंट पे है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सी पॉलिसीज उनकी हैं जो एग्रीमेंट में नहीं हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि हम हिंदी लगा दें हर एक जगह हिंदुस्तान में। वो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स इंडिया में हैं, रादर 55% स्टेट्स इंडिया में हैं जो हिंदी को ये दर्जा नहीं देना चाहती। और आप ये याद रखिए कि नागालैंड स्टेट जो है, जो हमारा एक हिस्सा है, उन्होंने ऑलरेडी अंग्रेजी को स्टेट लैंग्वेज मान लिया है। एंड एक बहुत हमारे मशहूर जनरल थे फील्ड मार्शल करियप्पा, उनकी विल में उन्होंने लिखा था कि अगर इंडिया ने आगे जाना है और डिवीज़न नहीं करनी कंट्री की, पहले तो ये लिंग्विस्टिक डिवीज़न सब खत्म कर दीजिए और एक फुट रूल लेके इंडिया को डिवाइड कर दिए 6 या 7 हिस्सों में और स्टेट्स बनाइए। और सेकेंडली उन्होंने कहा था लिंक लैंग्वेज जो है ये अंग्रेज़ी ही रखिए। हिंदी ज़रूर पढ़िए, जिस जो पढ़ना चाहता है बहुत खुशी है, पर एक अंग्रेज़ी का शब्द है लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी हर एक आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है अगर जो तमिलियन है या यूपी का आदमी है उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ हो। और ये नहीं आप कह सकते कि जी आप हिंदी में करेंगे सब काम। अब देखिए मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ा कि मेडिकल कोर्स हिंदी में शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर हिंदी लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं है। और उसमें एक और प्रॉब्लम भी है, जो दूसरे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए केरला से या असम से या तमिलनाडु से, तो वो क्या समझेंगे हिंदी। तो बहुत सी चीज़ें, अगर इंडिया एक नेशन रहना है तो ये बीजेपी को इस बात पे सोचना होगा। मैं बहुत बार साउथ इंडिया में जाता हूँ और वहाँ भी अब एक डिविजिव फीलिंग आ रही है कि जो नॉर्थ इंडियन है ये हमारे ऊपर हर एक चीज़ हावी हो रहे हैं, हमें ऊपर हावी होकर हमें दबाना चाहते हैं। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए अगर इंडिया ने एक नेशन रहना है। एंड मोदी जी को इस बात पे ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए एंड देखना चाहिए कि हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है। एज फार एज 2024 की इलेक्शन है, वो तो रिजल्ट मेरे ख्याल में सब जानेंगे ही। 2024 में बीजेपी वापस जीतेगी, मोदी विल अगेन बी प्राइम मिनिस्टर, फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर प्रधानमंत्री बनना ही सब कुछ नहीं है, इंडिया को आगे ले जाना है। इंडिया की इकोनॉमी 1/5 है चाइना के साथ। हमारा हंगर इंडेक्स में हम 119 देशों में हमारा नंबर 110 या 111 है। ये शर्म की बात है, यानी यहाँ खाने के लिए नहीं मिलता। ये नहीं कि लोग भूखे मर रहे हैं, पर जैसे जो खाना मिलना चाहिए, जैसे आपको प्रोटीन मिलनी चाहिए या आयरन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। ये कहाँ रिजल्ट आता है? आप देखिए ओलंपिक में हम 1.4 बिलियन लोग जो है वो एक गोल्ड मेडल लेके ही तालियां मारते रहते हैं, और चाइना देखिए
वो 100 गोल्ड मेडल ले लेता है, और रशिया और छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के मुताबिक कुछ भी नहीं है, वो कितने मेडल जीतते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी है। हमारी नेशनल हेल्थ बहुत पुअर है, ये तो मानने वाली बात है। और गवर्नमेंट का कहना कि जी ये जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो बेकार की बातें हैं। इतना अब सपोर्ट है मोदी जी का, मिस्टर मोदी का, कि अब उनको चाहिए कि ये सपोर्ट को आगे चैनलाइज करो, आगे इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए। आप पुरानी बातों में नहीं जाना चाहिए कि वो जी फलाना है, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। ये जिसने पढ़ना पढ़े बहुत खुशी से, पर किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से तो यही है कि अंग्रेजी ही चल सकती है। ऐसा ना हो कि हिंदी बनाते बनाते और जो हमारी 6 सदर्न स्टेट्स हैं वो कल को कुछ और सोचने लगें। ऑलरेडी अपने कमला हसन जो एक्टर है, उन्होंने कहा कि हम जी 6 सदर्न स्टेट साथ रहेंगी, पर उनको वोटें नहीं मिली और वो तो हार ही गए हर एक जगह। बट ये आइडिया आगे आ सकता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो स्ट्रेस जो हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हो, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाए। मैं समझता हूँ आप मेरी राय से मुनासिब होंगे, सोचेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, एंड हिंदुस्तान को आगे निकलना है, मेरी यही राय है। और तभी निकल सकता है जब ये सारे हमारे नेशनलिटीज़ जो हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं, सब मिल के आगे निकलें। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। और एक लॉ होना चाहिए हर एक के लिए इंडिया में, ये नहीं कि एक लॉ हिंदू के लिए, ये पारसी है, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। और हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मे भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर फिर बात करूंगा, इसमें भी कुछ सुधार लाने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। शायद जेंटलमैन अभी मेरा ये वक्त ख़त्म हो गया। ये तो मैंने कुछ ऐसे ही कुछ आइडियाज आ रहे थे मेरे माइंड में, मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ इन टॉपिक्स पे। मोदी अच्छा कर रहे हैं काम, बट उनको यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री बन के मैं एक टर्म और कैसे जीत लूँ। उनको एक इफेक्टिवली एक लीडर बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन के, एंड जो कुछ करना है वो उस तरीके से करना है। अगर कोई चीज़ बेनिफिट करती है हिंदुओं को तो सर्टनली ज़रूर करिए। जैसे वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है, उसको इन्वेस्टिगेट करिए क्या कर रहे हैं, और हिंदू टेम्पल्स के ऊपर जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो ख़त्म करिए। सो मैनी थिंग्स, कितनी चीज़ें कर सकते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी डेवलपमेंट करिए, आगे देखिए। डोंट ये मत बात करिए जी हम हिस्ट्री वापस से लिखेंगे, राणा प्रताप को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे अकबर से, और ये सब वाहियात बातें हैं। एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं कि राणा प्रताप हार गए थे। अल्टीमेटली सारे हिंदू लीडर जो थे वो हार गए, लीडर जो थे उस टाइम में। ये एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो उसको कलर करना और टाइम वेस्ट करना इन बातों में नहीं शोभा देता किसी को। तो ये जहाँ तक वोटर सर्विस का सवाल है, इन बारे तो आप बॉदर मत करिए। और देखिए कि 2024 में मोदी जी फिर वापस पावर में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैंने जैसे आपको बताया, प्रधानमंत्री बनना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें और हैं जो आज हिंदुस्तान में जो सुधार चाहती हैं, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि जो भूखमरी है वो ख़त्म करनी चाहिए। थैंक यू जेंटलमैन।